हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों हम लोग LCR सर्किट को पढ़ रहे थे और उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लें। तो हमने इस चैप्टर में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देखा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देखा और प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखा। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली उनके करंट की बात करें, केवल करंट की बात करें, तो सर्किट में करंट को किस प्रकार से निकालते हैं? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट। अगर हम केवल करंट की बात करें, सो दिस इज एसी सोर्स, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन अपोजिशन ऑफ दिस सर्किट, और I इज इक्वल टू ई अपॉन अपोजिशन ऑफ दिस सर्किट, I इज इक्वल टू ई अपॉन अपोजिशन ऑफ दिस सर्किट। ओके, तो इस प्रकार से हम इंडिविजुअल सर्किट्स में करंट को निकाल लेते हैं। अच्छी बात है भाई, शाबाश। हमने इनके फेजर डायग्राम भी बनाने सीखे, हमने इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखे। इसका ग्राफ वोल्टेज और करंट सेम फेज पे होता है तो इस प्रकार से बनता है, इसका ग्राफ वोल्टेज का ये बनता है और करंट का कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, 90 डिग्री आगे रहता है करंट, और इसका ग्राफ वोल्टेज का कुछ ऐसे बनता है और करंट का कुछ ऐसे बनता है 90 डिग्री पीछे। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों CBSE में पूछ ली जाती हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि फेजर डायग्राम बनाओ, ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए, करंट को निकालिए। इंडिविजुअल सर्किट्स किसी में भी आपको सर्किट पहचानना पड़ेगा कि R है, L है, C है। फिर हमने कॉम्बिनेशंस देखे, RL कॉम्बिनेशन देखा, RC कॉम्बिनेशन देखा और देन LCR। तो LCR पे जब हम आए, LCR सर्किट, तो इसमें हमने जो करंट की इक्वेशन फाइंड की, जो करंट को फाइंड किया, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन जेड आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम इस सर्किट में भी करंट को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि हम इसका फेजर भी बनाया। ठीक है, अलग अलग कंडीशन पे कि EL बड़ा होगा जब इसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा इससे, EL इज ग्रेटर देन EC, तब फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, EC इज ग्रेटर देन EL, तब फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, और दोनों बराबर होंगे तब फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। ऐसी ऐसी कंडीशंस भी हम लोगों ने क्या की, डिस्कस की। ठीक है बच्चों, ओके। फिर हमने देखा कि करंट मैक्सिमम कब होगा सर्किट में। इस LCR सीरीज LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, तो पता चला कि हमको ये Z को मिनिमम देखना है कि मिनिमम Z कब होगा, और ये पता चला कि XL बराबर XC होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये Z मिनिमम हो जाएगा। तो XL बराबर XC पे Z मिनिमम होता है और करंट इस सर्किट में मैक्सिमम होता है। तो ये कंडीशन निकल के आ गई रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, और यहीं से हमने निकाल लिया ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन रूट LC, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई कि रेजोनेंस कंडीशन पे इस सोर्स की क्या फ्रीक्वेंसी रहती है। ओके बच्चों, और हमने इस कंडीशन में फेजर डायग्राम भी बनाना सीखा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है क्योंकि Z की वैल्यू केवल R बचती है, ये दोनों वेक्टर दोनों बराबर हो जाते हैं। फेजर डायग्राम भी देखा तो केवल इतना ही फेजर बचता है। ठीक है, प्योरली रेजिस्टेंस की तरह फेजर डायग्राम बनता है इसका भी इस कंडीशन में। फिर हमने देखा कि Z ओमेगा के साथ कैसे वेरी करता है और करंट ओमेगा के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, जिसमें हमें प्राप्त हुआ कि Z जो है वो कुछ इस प्रकार से वेरी करता है, किसी एक ओमेगा पर Z मिनिमम हो जाता है और वो मिनिमम Z जो है वो R के बराबर होता है, और उस समय जो ओमेगा होता है वो 1 अपॉन रूट LC होता है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और करंट का ग्राफ साहब इस समय ऐसे बनता है, इसी समय करंट जो होता है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। अच्छा भाई, हमने कल एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस की लास्ट क्लास में, अपने लास्ट लेक्चर में, और वो ये थी कि हमारा जो LCR सर्किट का जो करंट है ओमेगा के साथ जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ रहता है। इस ओमेगा पे मैक्सिमम करंट मिल रहा है, तो इस ओमेगा को हम बोल देते हैं ओमेगा एट रेजोनेंस, स्मॉल r बना देते हैं, स्मॉल r रिप्रेजेंट रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन पे सबसे मैक्सिमम करंट मिल रहा है तो उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। तो उस टाइम जो ओमेगा था उसको ओमेगा r बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों कैपेसिटर जीत रहा है, ये कल हमने डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। और यहाँ पे बच्चों इंडक्टर जीत रहा होता है। इस वाले ओमेगा में 0 से लेके थोड़ा थोड़ा ओमेगा अगर हम बढ़ाएंगे स्मॉल ओमेगा पर, ठीक है, स्मॉल ओमेगास पर
LCR में कौन जीतता है? कैपेसिटिव सर्किट माना जाता है, कैपेसिटर जीतता है। फिर यहाँ पर XL XC के बराबर हो जाता है, EL EC के बराबर हो जाता है, रेजोनेंस आ जाता है। इसके बाद EL बड़ा हो जाता है, इंडक्टिव सर्किट हो जाता है। इस बात की भी हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो जिन बच्चों को इनमें अगर कोई तकलीफ है तो वो लास्ट लेक्चर को, कल वाले लेक्चर को आसानी से देख लें, डे 2 LCR सर्किट, उसमें ये सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इतना हमारा रिवीजन रहा। फिर हमने ये देखा कि रेजोनेंस कंडीशन में अगर हमारे पास 2-3 सर्किट रखे हों और हमें ये पहचानना हो कि कौन सा रेजोनेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है, तो हमको ये देखना होता है कि किस सर्किट में करंट सबसे ज़्यादा है। अब बात ये आती है कि जितने भी सर्किट हमारे सामने रखे हैं वो सारे के सारे रेजोनेंस कंडीशन में रखे हुए हैं, ठीक है। मान लें 2-3 सर्किट्स जो बने हुए हैं, ठीक है। एक सर्किट ये है हमारे पास और एक सर्किट ये है, मान लेते हैं। दोनों ही सर्किट हमारे रेजोनेंस कंडीशन में रखे हुए हैं। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है ये भी अपने आप में जो भी सर्किट की कैरेक्टर्स होंगे उस हिसाब से मैक्सिमम करंट पे होगा, और ये वाला सर्किट भी अपने आप में मैक्सिमम करंट पे होगा। लेकिन इन दोनों रेजोनेंस में कौन सा रेजोनेंस बेटर होगा? तो ये इसका जो मैक्सिमम है और इसका जो मैक्सिमम करंट है, इन दोनों में कौन ज़्यादा है, ठीक है, उतनी ज़्यादा उस रेजोनेंस को हम बढ़िया मानेंगे। और वो डिपेंड करेगा प्योरली R पर। किस पे डिपेंड करेगा? प्योरली रेजिस्टेंस पर, क्योंकि बच्चों जो रेजोनेंस कंडीशन में जो करंट होता है वो केवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उस समय इम्पीडेंस Z R के बराबर हो जाता है, इसलिए तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस अच्छी होगी। तो क्वालिटी को हमने कुछ डिफाइन किया था थोड़ा बहुत, क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आज हम बच्चों मैथमेटिकली क्वालिटी को डिफाइन करने वाले हैं। वैसे तो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे हमें रेजोनेंस LCR सर्किट जब रेजोनेंस कंडीशन में होता है तो रेजोनेंस की क्वालिटी डिफाइन करनी है कि कैसी क्वालिटी का रेजोनेंस है। और हमको ये पता है जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट का पीक उतना ज़्यादा जाएगा ऊपर, रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा बेटर बनेगा, ठीक है बच्चों। ओके, आपको पता होगा कल जो हमने ग्राफ बनाया था, रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो ग्राफ ऐसे उठता जाता है, करंट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो आज की क्लास को समझने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस करेंगे, तो पिछली क्लास हमारी ज़रूर देख लीजिए, तो उसके बाद आप इस क्लास का पूरा डेटा समझ में आ जाएगा आपको। ओके बच्चों, चलिए तो आज हम डिफाइन करेंगे क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो क्या होता है रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर? अगर हम इसको डिफाइन करें तो थोड़ी सी अजीब डेफिनेशन है इसकी। तो क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? हमारा जो भी फॉर्मूला निकालने का तरीका रहेगा वो मोस्टली NCERT में जिस हिसाब से दिया गया है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी रेफरेंस गाइड्स रहती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है। कुछ में थोड़ा लंबा कर देते हैं, कुछ में थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं स्टेप्स। तो हम किसको फॉलो करेंगे? NCERT को फॉलो करेंगे, ओके, बिल्कुल। तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस की जो डेफिनेशन बना के दी गई वो ये दी गई बच्चों कि ये जो आपका ग्राफ है, जिस ओमेगा पे मैक्सिमम करंट होता है उसको बोलते हैं ओमेगा R, रेजोनेंस कंडीशन में जो ओमेगा है, और करंट जो है वो इस समय वो ये है I मैक्स या I नॉट बोल दे, I नॉट, ओके, मैक्सिमम करंट है। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का किसके साथ रेशियो है? विद द डिफरेंस बिटवीन दोज फ्रीक्वेंसीज एट विच करंट इज 1/√2 टाइम्स दिस मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि डेफिनेशन किस हिसाब से दी गई है, हालांकि इसका काफ़ी यूज है कम्युनिकेशंस में, ठीक है, चैप्टर नंबर 15। तो आपको I नॉट करंट पता है, आप I नॉट अपॉन √2 करंट देखिए कहाँ पे होगा, I नॉट अपॉन √2 करंट यहाँ पे होगा। उस I नॉट अपॉन √2 करंट से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचिए, तो उतना करंट आपको एक तो इस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, ओमेगा 1 नाम दे दीजिए, और
इस फ्रीक्वेंसी पे भी आपको मिलेगा, ओमेगा 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले मैक्सिमम करंट देख लीजिए और फिर देखिए कि मैक्सिमम करंट से 1/√2 जो करंट होगा यानी I0/√2 वो तुम्हारा कोई ना कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी, दो फ्रीक्वेंसी आएंगी जिन पे वो करंट मिलेगा, क्योंकि ग्राफ कुछ ऐसा है, आप कहीं भी लाइन खींच देंगे तो वो दो फ्रीक्वेंसी उस करंट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो यहाँ पे ये जो करंट है I0/√2 उसको दो फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक तो ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2। तो जो क्वालिटी फैक्टर है जिसकी डेफिनेशन दी गई वो ओमेगा आर का रेशियो किसके साथ है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यानी इतनी, इसको बोलते हैं बच्चों बैंड विड्थ, इसका नाम जो है वो बैंड विड्थ है। ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का, इसको हम लोग कम्युनिकेशंस में बहुत यूज करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीफोनी में, इन सब का बहुत यूज होता है। ठीक है, ओके बैंड्स का बहुत यूज होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, हम उनकी बातें अभी नहीं करेंगे, चर्चा होगी कभी ना कभी तो उसकी भी चर्चा होगी। ओके, तो मैथमेटिकली हम क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली हम क्वालिटी फैक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विद दोज फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज I0/√2। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दोज फ्रीक्वेंसीज वेयर करंट इज I0/√2। I0/√2 करंट है, उस समय जो फ्रीक्वेंसी है उनका डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, ये बैंड, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। चलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा बार बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको बार बार मैं बोल दे रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है इस डेफिनेशन के साथ। साहब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस ओमेगा आर को तो हम जानते हैं, लेकिन ये ओमेगा 2 और ओमेगा 1 ये एक नई चीज आ गई है हमारे लिए। ये कौन से ओमेगा हैं? तो बात आती है कि ये वो ओमेगा है जिसपे करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 है। ठीक है, ये वो ओमेगा है जिसपे करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 है। ठीक है साहब, इनको और अच्छे से हमको समझाने की कोशिश कीजिए कि ये है क्या। ओमेगा आर तो हमको पता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे करंट मैक्सिमम होता है, 1/√LC इसकी वैल्यू होती है ओमेगा आर की। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये क्या चीज है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ लगाएंगे। ठीक है बच्चों, काफी साधारण सा हाई स्कूल मैथमेटिक्स लगाएंगे, वो देखने में थोड़ा सा लंबा लगता है लेकिन काफी साधारण सा है। ओके, आप जरा ये देखिए कि मैक्सिमम ओमेगा आर पे जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, I0 की वैल्यू क्या है, I0 इज इक्वल टू E0/Z। लेकिन चूंकि वो मैक्सिमम है ओमेगा आर पे है तो Z की जगह हम क्या लिखेंगे, केवल R लिखेंगे। यहाँ पे Z बराबर क्या है, R है। I0 की वैल्यू हो जाएगी E0/Z और Z की वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है। चलिए भाई साहब यहाँ पे उस वैल्यू को रख दीजिए। यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट होगा, करंट एट दिस प्लेस I इज इक्वल टू I0/√2। I0 की वैल्यू रख दीजिए E0/R, E0/R। तो यहां अगर हम इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो इंपीडेंस एट दिस करंट इन ओमेगास पर इंपीडेंस की वैल्यू जो आएगी वो √2R के बराबर आएगी। I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन अपोजिशन। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 आ रही है। ठीक है, इस बात को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए कि Z की वैल्यू √2 कैसे आई है। मैंने I0 की वैल्यू रख दी है E0/R और फिर नीचे √2R बन गया है, इसका मतलब यहाँ पे Z की वैल्यू √2R के बराबर होगी। कहाँ पे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे। यहाँ पे तो Z की वैल्यू R के बराबर है लेकिन यहाँ पे Z की वैल्यू √2R के बराबर है। तो हम इन्हीं को पढ़ना चाहते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2, यही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फिर यहीं पे हम Z की वैल्यू लिखेंगे कि Z बराबर क्या है, √2R। ओके, Z क्या होता क्या है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू √2R के बराबर है। कहाँ पे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इन फ्रीक्वेंसीज पे जो भी करंट है, जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी अपोजिशन है वो ये है। ओके, बिल्कुल। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R²। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R², उधर जाएगा तो बचेगा केवल R²। ठीक है, बिल्कुल।
तो एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आर। एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आर। आर की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस आर। चलिए भाई, मैथमेटिकली आर की दो वैल्यू आती हैं, आप अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ओके। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या किया था, स्क्वायर लगा के उधर भेज दिया था। ये एक बहुत बड़ी चीज है जहां पे हम पहुंचे। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हम टटोल रहे हैं, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों पे ही जो करंट है वो इतना है और इम्पीडेंस है वो √2r के बराबर है। जेड की वैल्यू √2r के बराबर है। वहां से हम यहां तक आ गए, ठीक है, ओके। डेरिवेशन में जहां भी आपको दिक्कत लगे उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं बड़े आराम से। तो जरा हमको बताइए कि ये जो एक्सएल माइनस एक्ससी है तो उनकी वैल्यू रखेंगे हम ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, ओके। यहां पे हमारे पास दो ओमेगा हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। मैं क्या कर रहा हूं, देखो, ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c, इसको तो माइनस आर दे रहा हूं, जबकि ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c, इसको प्लस आर दे रहा हूं। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का मेरा एक बड़ा रीजन ये है कि देखिए जरा, ये क्या है, आपका एक्सएल है, ओमेगा 1l, ओमेगा 1 इस रीजन में कैपेसिटर जीतता है और इंडक्टर हारता है। एक्सएल की वैल्यू कम होती है, एक्ससी की वैल्यू ज्यादा होती है इस रीजन में, ओमेगा 1 के रीजन में। तो कम में से आप, ये एक्ससी है, ये एक्सएल है, तो कम में से आप ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा। इसलिए ओमेगा 1 को मैंने माइनस आर दिया है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 1 के रीजन में एक्सएल कम है, एक्ससी ज्यादा है। फिर धीरे धीरे एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाता है, और यहाँ पे एक्सएल ज्यादा है और एक्ससी कम है, तो अगर आप ओमेगा 2 के रीजन में एक्सएल को एक्ससी से घटाएंगे तो प्लस आर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लॉजिकली भी कंसिस्टेंट रहिए, तभी आपके मैथमेटिक्स सही रूप में चलती रहेगी, ओके, बिल्कुल। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, हमको ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी है। ऑन एडिंग दीज इक्वेशंस, ऐड कर दीजिए, ओमेगा 1l प्लस ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c इज इक्वल टू, खत्म हो गया, खच 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 0, ठीक है, बिल्कुल। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं l कॉमन ले लूं तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन c कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों, मैं क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर चुका हूं, क्वालिटी को समझा चुका हूं, बस क्वालिटी फैक्टर के और बहुत सारी चीजें देखनी है कि क्वालिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है, जिसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। तो ये मैंने क्या किया, जैसे माई इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, मैंने दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया और जोड़ने पर मुझे ये मिला। इसको कुछ कर सकते हैं और भी आगे कर सकते हैं, मैं अपनी इक्वेशंस को कहीं भूल ना जाऊं, मैंने मिटा दिया। चलिए ध्यान रखेंगे उसको, ठीक है। तो L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन c ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, एलसीएम ले लिया मैंने, इज इक्वल टू 0। चलिए साहब, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कॉमन ले लीजिए, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन आ जाएगा, करली ब्रैकेट, इधर बचेगा L, इधर बचेगा 1 अपॉन c ओमेगा 1 ओमेगा 2, करली ब्रैकेट 1 बराबर 0। इस पूरे को उधर फेंक दीजिए, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, L माइनस 1 अपॉन c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन c ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ गया 1 अपॉन LC। इन दोनों ओमेगास का मल्टीप्लाई हमको मिल गया, और वो मल्टीप्लाई क्या है, 1 अपॉन LC। वो मल्टीप्लाई क्या है, 1 अपॉन LC। बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे हम अभी दोबारा से लौट के आएंगे, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो जर्नी हमारी चल रही है वो खत्म नहीं हुई है। अभी हमने ऐड किया है इन इक्वेशंस को, एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन इसको एक जगह नोट कर लीजिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स से निकल के आया है, दोनों इक्वेशंस को मैंने जोड़ा है, फिजिक्स के साथ मैथ लगाई है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर आया 1 अपॉन LC। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी चीज दी गई है, और ये अगर डेरिवेशंस के बीच में अगर आपको मिल जाए तो आप सोचिए कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। हमारी इक्वेशंस थी ओमेगा 2l माइनस
1 अपॉन ओमेगा 2c बराबर प्लस आर और ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c इज इक्वल टू माइनस आर। ये दो इक्वेशंस थी। एक बार हम ऐड कर चुके हैं, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, सबको पता है। तो बचेगा ओमेगा 2l माइनस का ओमेगा 1l और माइनस का 1 अपॉन ओमेगा 2c प्लस का 1 अपॉन ओमेगा 1c बराबर 2r। फिर से l कॉमन ले लीजिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस का 1 अपॉन c कॉमन ले लीजिए, प्लस का 1 अपॉन c कॉमन ले लीजिए। चलिए बचेगा माइनस का 1 अपॉन ओमेगा 2 प्लस का 1 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2r। ओके, बिल्कुल। चलिए बच्चों, आज थोड़ी सी मैथमेटिकल वाली क्लास है क्योंकि कल हम पूरा का पूरा समझ चुके थे। आज उसी चीज को डराइव कर रहे हैं, निकाल के बाहर ला रहे हैं क्वालिटी फैक्टर को। ओके, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन c, ये माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इधर आएगा तो माइनस ओमेगा 1, उधर जाएगा तो प्लस ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये भी हो जाएगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 2r। चलिए इसको कॉमन ले लीजिए, जैसे हमने पिछली बार भी कॉमन लिया था, इस बार भी हम इसको भी कॉमन लेंगे। तो इसको कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा, दिस पूरा कॉमन ले लीजिए। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इधर बचेगा l प्लस 1 अपॉन c ओमेगा 1 ओमेगा 2, 1 अपॉन c ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 2r। ओके, वेरी गुड। लेट मी चेक, 1 अपॉन c ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओके, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। चलिए एक चीज देखिए, क्या हमको ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू पता है? 1 अपॉन LC धर दीजिए यहां पर, बड़े आराम से रखिए। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करली के अंदर l प्लस 1 अपॉन c, 1 अपॉन LC, 1 अपॉन LC बराबर 2r। तो c से c कट जाएगा, l और l हो जाएगा 2l, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2r अपॉन 2l, तो r अपॉन l। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहां पे हम पहुंच गए जो चीज हमें चाहिए थी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये चीज, ठीक है। और वो किसके बराबर है? r अपॉन l के बराबर है मैथमेटिकली। चलिए, वेरी गुड। तो क्वालिटी फैक्टर में जो एक बहुत बड़ी चीज थी कि रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके साथ? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के साथ। अब ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या हैं? वो ऐसे ओमेगाज हैं, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी है सोर्स की जब करंट इस करंट के 1/√2 टाइम होता है। ओके, और अगर हम इसकी वैल्यू रखना चाहें तो हमें मिलता है r अपॉन l। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आई थी? r अपॉन l। और हमने ये कल लॉजिकली डिसाइड कर लिया था कि क्वालिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r ही आने वाली है, और अगर ऐसी आएगी तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा हम उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो ये रही बच्चों आपके सामने क्वालिटी फैक्टर। आप इसको और भी अच्छे से और खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं। ओमेगा r को अगर आप लिखना चाहें 1/√LC इंटू l अपॉन r, तो ये हो जाएगा आई थिंक 1/√L अपॉन c। क्वालिटी फैक्टर का ये वाला जो रिलेशन है वो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं CBSE में। ओके, हमको R चाहिए, L चाहिए, C चाहिए, और LCR सर्किट में ये तीनों चीज़ें ज़्यादातर दी जाती हैं। जब R भी दिया जाएगा, L भी दिया जाएगा, C भी दिया जाएगा, और वो कहेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट है, तो उसकी क्वालिटी बताइए कि क्वालिटी कितनी होगी। तो उसकी क्वालिटी हम ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं। यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, क्योंकि ऊपर भी ओमेगा है, नीचे भी ओमेगा है, तो कभी कभी क्वालिटी फैक्टर की यूनिट पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी को हम शार्पनेस के नाम से और जानते हैं। किस क्वालिटी का ये रेजोनेंस है? क्या शार्पनेस है इसकी? शार्पनेस क्यों? क्योंकि ये बच्चों जो ग्राफ है वो शार्प होता जाता है। जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती है ग्राफ कैसा होता जाता है? तीखा होता जाता है। ये फ्लैट ग्राफ है, थोड़ा सा तीखा होता जा रहा है, इसलिए इसको शार्पनेस के नाम से भी जानते हैं। एक मजेदार बात क्या है बच्चों, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर 1/LC जो निकल के आया था, उसका मतलब ये है कि आप कहीं भी, ये किसी भी ओमेगा के लिए ट्रू है, आप कहीं भी एक लाइन खींच दीजिए, आपको 2 ओमेगा मिलेंगे, एक ओमेगा ये और एक ओमेगा ये हो जाएगा आपका ओमेगा 1, ये हो जाएगा आपका ओमेगा 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 1/LC होगा।
आप कहीं भी लाइन खींच दीजिए, 1 ओमेगा आपको यहाँ मिलेगा, इसको मैं मिटाल दूँ पिछले वाले को, ठीक है, 1 ओमेगा आपको यहाँ मिलेगा, 1 ओमेगा आपको यहाँ मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/LC ही होगा, क्योंकि 1 ओमेगा बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई 1/LC ही होगा। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 1/LC, यहाँ पे जाएंगे तो ओमेगा 1 यहाँ मिल जाएगा, ओमेगा 2 यहाँ मिलेगा 1/LC। जब आप बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएंगे तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर 1/LC, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर 1/√LC, और इसी को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि ये जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 पास पास आते जा रहे हैं, तो पीक पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम हो जाएंगे, तो ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर 1/LC, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि ओमेगा बराबर 1/√LC। इस टाइम पे ओमेगा कितना होगा 1/√LC। इसको हम बहुत पहले XL बराबर XC से भी निकाल चुके हैं, तो उस समय करंट मैक्सिमम होता है, जेड मिनिमम होता है, ठीक है। तो इस अच्छी मैथमेटिक्स को आप इस हिसाब से देखिए कि ये ग्राफ कितनी अच्छी तरीके से बेंड हुआ है। ये ग्राफ अपने आप को कुछ इस तरीके से बेंड करेगा कि आप कैसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे उनका मल्टीप्लाई 1/√LC ही होगा। कितना ब्यूटी है इस ग्राफ में, कितना ब्रिलियंट ग्राफ है ये, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसे ही खींच दिया गया है, हमने तो ऐसे ही खींच दिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है कि आप कैसी भी लाइन खींचेंगे आपको एक अंक यहाँ पे मिलेगा और एक अंक यहाँ पे मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा हमेशा 1/LC, सेम रहेगा उस सर्किट के लिए 1/LC। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है, और काफ़ी पागल कर देने वाली चीज़ है कि कोई इतना ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा। बिल्कुल, चलिए तो अब हम पहुंचते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। तो हमने LCR सर्किट को देखा, जांचा, परखा, उसकी करंट को भी फाइंड किया, I = E/Z, और Z कब मिनिमम होगा, I कब मैक्सिमम होगा, उसकी चर्चाएं कर ली, XL बराबर XC पे। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन पे जब सर्किट रेजोनेंस पे आ जाता है तब सर्किट में क्या क्या हो जाता है। तो XL बराबर XC हो जाता है उस समय, या EL बराबर EC हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। उस समय सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज पे आ जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। उस समय करंट मैक्सिमम हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये सारी की सारी जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज रेजोनेंस सर्किट की हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने RL RC के तो न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे, अब बात आती है LCR की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, तो शुरुआत में तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान ही रहने वाले हैं। डिटरमाइन द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। LCR सर्किट का इम्पीडेंस यानी अपोजिशन निकालिए। आपका कोई ना कोई LCR सर्किट है, उसका अपोजिशन निकालिए कि ये कितना वोल्टेज को अपोज कर रहा है। जहाँ पे इफ रिएक्टेंस यानी अपोजिशन, रिएक्टेंस ऑफ C एंड L आर 250 ओम एंड 220 ओम, 250 ओम 220 ओम एंड रेजिस्टेंस इज 40 ओम। ओके, तो इस समय आपको इम्पीडेंस निकालना है और इनका इंडिविजुअल अपोजिशन आपको दिया गया है, ठीक है। XL दिया गया है, XC दिया है, दोनों बराबर नहीं है, यानी सर्किट अपनी रेजोनेंस कंडीशन में नहीं होगा इस समय। मैक्सिमम करंट इस समय सर्किट में नहीं होगा जितना हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ Z रहेगा, तो Z क्या होगा, √R² प्लस कौन बड़ा है, XL बड़ा है या XC बड़ा है, या छोड़ो हम एक ही चीज अपनाएं, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाया सब खत्म हो जाएगा। 40 का स्क्वायर प्लस XL बताइए 220 माइनस XC बताइए 250 का स्क्वायर। 220 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो 30 वो भी माइनस का, उसका स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 30 का ही स्क्वायर आप लिख दीजिए 900 और 40 का स्क्वायर लिख दीजिए आप 1600। तो ये मेरे ख्याल से 50 आने वाला है। कितना आने वाला है, 50 आने वाला है, 50 ओम, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो पूरे सर्किट का अपोजिशन कितना हो गया, 50 ओम हो गया। इसका 250 है,
इसका 220 है, उसका 40 है और तीनों का मिला के केवल 50। ये क्या हुआ भाई? क्योंकि बच्चों ये दोनों जो अपोजिशन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए उनको माइनस कर दिया जाता है। आपको ध्यान होगा XL माइनस XC हमने कर दिया था, इसलिए कुछ बचा ही नहीं था। ये कुल मिला के 30 ही रह गया था और 30 और 40 अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर 50 आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये काफ़ी आसान है, छोटा छोटा सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल हमारे CBSE में इतने छोटे तो नहीं पूछे जाते, ज़्यादा आसान हो गया ये तो। ओके, ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एन इंडक्टर ऑफ L, a resistance of 50 ohm, an inductor of 20 upon pi Henry, inductor of 20 upon pi Henry, and a capacitor of 5 upon pi microfarad, 5 upon pi microfarad are connected in series with 230 volt। 230 है, मैं पीछे चेक करूं। ओके, 230 वोल्ट RMS वोल्टेज दिया गया है एंड 50 हर्ट्ज। तो L दिया, C दिया, R दिया और ये सब दे दिया। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, Z निकालिए। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, Z निकालिए। चलिए भाई Z निकालते हैं। तो इम्पीडेंस क्या होगा हमें नहीं पता, कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन हम XL माइनस XC को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर चढ़ा हुआ है, सेम हो जाता है। R स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस XL, ओहो XL हमको अलग से निकालना पड़ेगा क्योंकि XL दिया नहीं गया है, केवल L दिया है। तो XL क्या होगा बच्चों? ओमेगा L। चलिए ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू L। 2 पाई न्यू कितना दिया है? 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई। L की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 अपॉन पाई। तो पाई से पाई गया तो 20 100, 20 और 100 यानी 2000। XL की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 माइनस XC, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने C दे दिया है, तो XC भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। XC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ओमेगा C। काफ़ी कठिन हो जाता है इसको सॉल्व करना। 2 पाई न्यू 100 पाई हो जाएगा, 2 पाई और न्यू की वैल्यू 50 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 पाई। ओके, और C की वैल्यू ओमेगा C 5 अपॉन पाई माइक्रो। पाई से पाई जाएगा बच्चों, माइक्रो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये नीचे हो जाएगा 500, तो हो जाएगा 10 की पावर 6 अपॉन 500। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे तो बचेगा 10 की पावर 4, यानी 1 2 3 4 बटे 5, 5 दूनी 10, 2000। ओके, XL बराबर XC। सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है। ये वाला सर्किट हमको दिख नहीं रहा था, लेकिन ये सर्किट किस कंडीशन में रखा हुआ है? रेजोनेंस कंडीशन में दिख रहा है। ये हमने चेक कर लिया, XL भी निकाल के देख लिया, XC भी निकाल के देख लिया, और Z की वैल्यू केवल 50 ओम आने वाली है। Z की वैल्यू R के बराबर आने वाली है। आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? केवल 50 आएगी। ओके बच्चों, ये तो बहुत अच्छा था। तो I इस समय क्या होगा? I इज इक्वल टू E RMS दिया गया है, तो हम I RMS निकाल देंगे अपॉन Z, और Z की वैल्यू कितनी है? R के बराबर है। रेजोनेंस कंडीशन में है तो अच्छी बात है। 50 तो 230 बटे 50, तो यहाँ से हमको करंट मिल जाएगा इतना एम्पियर। ये RMS करंट आ जाएगा इस सर्किट में। कितना है? वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, आप RMS से I0 भी निकाल सकते हैं, I RMS इंटू √2। तो ये मैक्सिमम करंट का पीक भी निकाल सकते हैं आप बड़े आराम से। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, बताया नहीं गया था, लेकिन वो धोखे से ही सही हमको रेजोनेंस वाला सर्किट सॉल्व करवा दिया। ये सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में रखा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बड़ा मजा आया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी। अगला सवाल देखिए बच्चों, व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर? तो L C R, ये सोर्स दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है 90 वोल्ट। ये RMS वोल्टेज है बच्चों, वोल्टेज चेंज होता रहता है AC में, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो ये कैसा होगा? RMS होगा। ओके, कांस्टेंट लिखा हुआ है तो ये RMS होगा। 4 ओम 4 ओम, इसके ऊपर लिखा है 4 ओम और इसके ऊपर भी लिखा है 4 ओम, यानी इसका अपोजिशन XL दिया है, ये इसका अपोजिशन XC दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है 45 ओम 45 ओम, और जो वोल्ट मीटर लगा है वो इन दोनों के अक्रॉस लगा है ऐसे, और एमीटर लगा है वो यहाँ पे लगा है। ओके,
तो AC वाले वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। बच्चों एक बात बताइए, क्या XL और XC बराबर है? बिल्कुल बराबर है। यानी क्या सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है, Z अपने मिनिमम पे होगा, I अपने मैक्सिमम पे होगा? बिल्कुल भाई, सर्किट अपने रेजोनेंस कंडीशन पे है। चलिए अब रेजोनेंस कंडीशन में बच्चों इसका वोल्टेज XL EL जो होता है वो इतना इधर होगा और इसका वोल्टेज इधर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं। वोल्ट मीटर दोनों पे ऐसे लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी बच्चों 0 वोल्ट। नेट वोल्टेज आएगा कितना, 0 वोल्ट। अगर ये वोल्ट मीटर यहां लगा होता तो कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर आती, बिल्कुल वो आती रीडिंग EL, इसके बराबर रीडिंग आती। और वो रीडिंग किसके बराबर होती? वो रीडिंग के लिए हमको करंट निकालना पड़ेगा, सर्किट में करंट हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में है, तो करंट का RMS वैल्यू हो जाएगी E की RMS वैल्यू अपॉन R, Z की वैल्यू R के बराबर रखेंगे 90/40, 45 है, कितना है 45, 2 एम्पियर। तो करंट जो है वो सर्किट में 2 एम्पियर है जो कि फ्लो कर रहा है। एमीटर की रीडिंग आएगी बच्चों 2 एम्पियर, ठीक है। RMS वैल्यू को ही हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं उससे, डिवाइसेस से। तो एमीटर की रीडिंग बताएंगे तो आंसर आएगा 2 एम्पियर, और वोल्ट मीटर की रीडिंग इस कंडीशन में क्या आएगी, 0, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो गए, रेजोनेंस कंडीशन में है। अगर हम वोल्ट मीटर यहां पे लगाते तो कितनी रीडिंग आती, IRMS XL, इसका वोल्टेज I × XL, और वो होता है 2 और XL 4 यानी 8 वोल्ट। अगर हम ये यहां लगाते तो भी रीडिंग क्या आती, 8 वोल्ट, लेकिन हमने यहां लगाया तो रीडिंग क्या आई, 0 वोल्ट। बिल्कुल, क्योंकि वो 8 और 8 कैसे थे, आपस में अपोजिट थे। ये हमको अपने दिमाग में हमेशा स्टोर करके रखना है, क्योंकि XL और XC वाले जो फेजर्स होते हैं वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था। LCR सर्किट में करंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, बस Z फाइंड करना होता है, उसके बाद हम करंट को आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अभी ये सवाल कौन से आने लगे हैं आपके पास, रेजोनेंस कंडीशन वाले सवाल आने लगे हैं। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात। तो जो सीरीज आपकी लेक्चर्स बन रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और आज लेक्चर 3 बन रहा है, तो एक तरफ से आप उसको देखिए, आपका LCR पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एक तरफ से उसको देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, फिगर शोज द LCR सर्किट कनेक्टेड टू 240 वोल्ट। LCR सर्किट है, यहाँ पे R दिया गया है, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। यहाँ पे C दिया गया है 80 माइक्रोफेराड, यहाँ पे L दिया गया है 5 हेनरी, और यहाँ पे 240 वोल्ट बना हुआ है। बहुत बढ़िया, सीरीज है। निकालना है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा निकालना है, ऑफ द सोर्स का ही होता है ओमेगा, बिल्कुल, विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस, जिससे कि सर्किट रेजोनेंस पे आ जाए। तो ओमेगा निकालना है रेजोनेंस वाला, 1/√LC। ओमेगा एट रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, 1/√LC। क्या आपको L की वैल्यू पता है, L की वैल्यू बताइए, 5 हेनरी। क्या आपको C की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है 80 माइक्रोफेराड, 80 माइक्रो। तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं कितना ओमेगा आएगा, रेडियन पर सेकेंड। ये जो ओमेगा आएगा 5 8 या 40, 400 माइक्रो, तो 1/400 का निकल आएगा 20 बाहर, माइक्रो का निकलेगा 10⁻³ अब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 20 से कटेगा 50 बार, तो कितना आ गया बच्चों, 50 रेडियन पर सेकेंड। इसका कितना फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, 50 रेडियन पर सेकेंड, बिल्कुल। अगला सवाल है द करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में बच्चों करंट कितना होगा, रेजोनेंस कंडीशन में करंट कितना होता है हम सब जानते हैं, I = E/Z, और Z की वैल्यू किसके बराबर होती है, R के बराबर होती है। R रख दीजिए यहाँ पे 40 और E की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 240, तो हमको मिल जाएगा करंट 6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम इन सवालों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और भी सवाल हैं 1-2, उसके लिए हम अगले लेक्चर्स पे पहुंचेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।